वेलकम बैक। और आइए अब आपको मिलाते हैं अपने पहले मेहमान विजय कुमार जी से। विजय, वेलकम टू द एशियन मॉर्निंग प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सरिता जी। विजय जी, आपकी ये कहानी कहेंगे हमने पढ़ी, और जहाँ आपने जिस हसरत को दिल में छुपाए रखा बहुत सालों तक, और उसके लिए स्ट्रगल भी करते रहे और सफलता नहीं मिली, ये पढ़कर दुख भी हुआ, लेकिन ये जानकर खुशी भी हुई कि आपने वो स्ट्रगल छोड़ी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एक्टर बनने का शौक़ कब से और कहाँ थे आप जब से आपको शौक़ था? सरिता जी, वो ऐसे था कि मैं पैदा तो इंडिया में हुआ था, दिल्ली में। अच्छा। तो फिल्में देखने का शौक़ जो था वो शुरू से ही था। अक्सर क्या था कि स्कूल में जो पॉकेट मनी मिला करती थी तो वो फिल्मों पर ही स्पेंड हुआ करती थी। तो वहाँ से ही देख देख कर मुझे फिल्मों में काम करने का भी शौक़ पैदा सा होने लगा। तो जब मैं फिर 74 में इंग्लैंड आया तो यहाँ पर लिवरपूल में पहले तो मेरे फादर आए, ही वॉज ए लेक्चरर लिवरपूल यूनिवर्सिटी में। तो फिर बाद में मैं आया तो क्या था कि लिवरपूल से हम ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर फिल्म्स देखने जाया करते थे। अच्छा, तब हिंदी फिल्म। तो आप बहुत छोटे होंगे? जी हाँ, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शौक़ बहुत था। तो क्या था कि एक दिन जब वहाँ पर ब्रैडफोर्ड में फिल्म चल रही थी, हीरा पन्ना, मुझे अभी भी याद है, देव साहब की। तो जब लिवरपूल से मैनचेस्टर गया तो रास्ते में बहुत फॉग और स्नो थी, वेदर बहुत ही खराब था। तो वहाँ पर फिल्म हॉल में पहुंचा तो फिल्म शुरू हुई। तो लोग तो फिल्म देख रहे थे, लेकिन मेरी नज़र जो थी वो लोगों पर थी। ऐसा क्यों? वो इस तरह की मैं सोच रहा था कि जो लोग हॉल में बैठे हैं सिर्फ अपनी नज़र जो है वो स्क्रीन पर ही एकदम लगा के रखे हुए हैं। तो इसका मतलब जो स्क्रीन पर है, जैसे देव साहब और जीनत अमान उस वक्त थे हीरा पन्ना में, तो उनमें ज़रूर कोई खासियत है। अगर खासियत है तो जब वो पर्दे पर पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? तो इस तरह से मुझे शौक़ जो है वो अंदर से ज़्यादा हो गया। तो उस वक्त आपके आइडियल कौन थे? हीरो बहुत अच्छे लगते थे आपको? आइडियल तो मेरे शुरू से ही देव साहब रहे। उनकी फिल्में मैंने जॉनी मेरा नाम, शरीफ बदमाश कोई 5-5, 10-10 बार देखी। अच्छा। जब मैं छोटा था। तो क्या उन्हें आपने कॉपी भी किया कभी? कॉपी करने की कोशिश तो नहीं की, और फिर आप कहें तो मौका भी नहीं मिला। नहीं, खैर हर एक्टर को तो अपनी खुद को अपनी ही आइडेंटिटी बनानी चाहिए, किसी को कॉपी नहीं। पर हाँ, उस वक्त आप बच्चे थे तो शायद देव साहब की तरह उन्हीं के स्टाइल में डायलॉग्स बोलना। हाँ, वो था, वो शीशे के आगे खड़े होकर रुमाल वैसे ही बांध के, तो जैसे वो करते हैं फिल्मों में, तो किया करता था अपने कमरे में। अच्छा। लेकिन हर कलाकार का, जैसे आपने कहा, एक अपना ही अंदाज होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उनकी जो वो छाप है वो एक छोड़ जाते हैं जिनका अपना अंदाज होता है। जैसे देव साहब थे, दिलीप साहब, लेटली जो है अमित साहब हैं, उनका भी एक अपना अंदाज था। तो फिर आपने फिल्म, ठीक है, आपको शौक पैदा हो गया कि मैं भी हीरो क्यों ना बनूं, मुझे भी बिग स्क्रीन पर लाखों ऐसे बैठे हजारों लोग देखें, तो एक अलग सी चीज़ आप बनना चाहते थे। तो इसके लिए कुछ किया भी आपने? सोचा कि एक्टिंग सीख लो? सोचा, कुछ एक दोस्त ने मुझे कहा, फ्रेंड्स लोग ने, कि भाई एक्टिंग स्कूल है लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ एक्टिंग, उसको ज्वाइन करो। तो बीच में से दिल भी करता था, लेकिन कुछ शर्म भी आती थी कि अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से ही रही है कि जितने भी ग्रेट एक्टर्स हुए हैं वो कभी किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर नहीं आए। बिल्कुल। तो फिर भी उन्होंने मुझे बहुत परसुएट किया, तो मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने डिप्लोमा लिया और A ग्रेड भी लिया उसमें। अच्छा। तो जब वो डिप्लोमा ले लिया तो मैंने कहा भाई अब यहाँ रहने का तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो बॉम्बे ही है जहाँ जाकर कुछ स्ट्रगल किया जाए। तो वो हसरत आपको बॉम्बे ले गई? तो वो हसरत जो है मुझे 1981 में बॉम्बे ले गई। पहली बार आप गए? पहली बार बॉम्बे गया। अच्छा। पहले कभी नहीं गया था। तो वहाँ जाते ही किसे कांटेक्ट किया, कैसे? वहाँ मैं किसी को जानता नहीं था। अच्छा। तो वहाँ एक भांडुप जगह है, वहाँ पर एक लॉज में मैं ठहरा। मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई किसी को जानते नहीं, लेकिन हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं, श्री D.N. मधोक साहब बहुत अच्छे राइटर रह चुके हैं। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट भी की हैं और फिल्म का नाम एक रतन बहुत हिट रही उनकी।
उनसे मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, किसी को तो मिलने का मौका मिलेगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ़ है। तो मैं पाली हिल उनके बंगले पे पहुंच गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मधुक साहब मुझे एक्टर बनना है। तो कहने लगे बेटा एक्टर मत बनो, कुछ और बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ। जब एक आदमी खुद फिल्म लाइन में हो और ऐसी नसीहत दे तो आपको तब कैसा लगा? बहुत हैरान हुआ मैं, बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा आपने इतना नाम कमाया इसी लाइन में। तो कहने लगे भाई देखो मेरे जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, अपने खुद के बेटे और बेटियां, मैंने किसी को इस लाइन में नहीं जाने दिया। तो अब आप आए हो तो मैं किसी ना किसी से इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा। उस वक्त उन्होंने कहा था बी आर चोपड़ा साहब से और देव साहब से। तो लेकिन वो क्या था कि कुछ बदकिस्मती की वजह से वो बीमार पड़ गए, तो वो मुझे मिला नहीं सके एकदम। लेकिन उन्होंने कहा बॉम्बे में ठहरो तो मैं जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो उस दौरान मैं कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के चक्कर लगाने मैंने भी शुरू कर दिया। तो उसमें एक विजय सूरमा साहब थे जो कि जय ओम प्रकाश जी के ब्रदर इन लॉ थे, अब तो शायद नहीं रहे। फिल्म बना रहे थे अपना बना लो, अपना बना लो, रेखा एंड जितेंद्र। तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप इंग्लैंड से आए हो, इतने अच्छे कंट्री से, यहाँ पर क्या करोगे? मैंने कहा भाई मुझे शौक है। तो कहने लगे इस फिल्म में तो अभी कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन अगर इंतजार करो तो शायद अगली फिल्म में कुछ चांस बने। तो उसके बाद फिर मैं राजेंद्र कुमार साहब के बंगले गया, डिम्पल पाली। तो उस वक्त उनकी लव स्टोरी जो थी वो रिलीज होने वाली थी, कुमार गौरव की। तो उन्होंने भी सेम चीज ही मुझे कही। फिर राजश्री प्रोडक्शन किया, गुप्ता जी थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, उनसे मिला। सावन कुमार जी थे, उनके ऑफिस में गया, वो थे नहीं, वो शूटिंग पर गए हुए थे। तो उनका कुछ प्रोडक्शन में कोई आदमी था, कहने लगा भाई आप फिर आइए। तो इसी तरह से मैं चक्कर लगाता लगाता, किसी ने एनकरेजमेंट तो मुझे नहीं किया लेकिन डिस्करेज ही किया कि भाई आप इंग्लैंड से आए हो, यहाँ पर क्या करने, आप इतनी अच्छी तरह से वहाँ रहते हो। मैंने कहा लेकिन वो जो शौक है मेरे अंदर वो वहाँ मैं पूरा नहीं कर सकता, वो बॉम्बे में ही होगा। जी, जैसे आपने कहा कि सबने डिस्करेज किया। राजेंद्र कुमार जी उनके अपने खुद के बेटे फिल्म में थे लव स्टोरी में, और बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार वगैरह सबसे मिले आप, और सबने यही आपको कहा कि छोड़ो नहीं, यहाँ काम नहीं मिलना, यहाँ भी क्या करना है, क्या करना है। तो आपको ये नहीं लगता था कि ये बड़े डिप्लोमेटिक वे में कह रहे हैं कि? लगता था, मैंने पढ़ा था बहुत मैगजीन्स में और पेपरों में भी जी, कि भाई जितने भी स्टार्स बने हैं सभी को इसी चैनल के थ्रू जाना पड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ आगे लोग गए हैं मैं भी एक पीछे हूँ। अच्छा। उनकी ही लाइन में। तो आप कितनी देर तक वहाँ बॉम्बे में? तो मैं 1 साल पूरा वहाँ चक्कर लगाता रहा, और फिर आखिर में मुझे मधोक साहब ने एक लेटर दिया जो कि धर्मेंद्र जी के नाम पर। अच्छा। और वो केतन बंगलो में शूटिंग कर रहे थे फिल्म बाजी की। बाजी, एक बार फिर रेखा और धर्मेंद्र जी। तो मैं केतन बंगलो में मिलने गया धर्म जी को। तो मैं तो बहुत नर्वस था कि भाई आज तक उनको स्क्रीन पर ही देखा था, तो कैसे बात करूं। तो मेरे अंकल थे तो उन्होंने लेटर जाके दिया, तो उन्होंने कहा भाई विजय को बुला के लाओ। तो मैं गया और मिला। हालत तो थोड़ी ऐसी थी कि भाई धर्म जी के साथ बैठा हूँ, इतने बड़े स्टार हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं के तलवार जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं उनसे बात करूंगा, तो कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे फिल्म में। तो मैंने कहा थैंक गॉड, और मैंने बहुत उनका शुक्रिया अदा किया। और आई कैन नेवर फॉरगेट धर्म जी, ही इज सच ए नाइस मैन, ही इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस मैन। और अफसोस मुझे इस बात का है कि उसके बाद मैं धर्म जी के साथ टच में नहीं रहा। बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस भी शुरू की अपने बेटों के साथ, लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगा जब भी जाऊंगा तो उनको जरूर। आपको लगता है अगर आप इन टच रहते तो अपनी ओन प्रोडक्शन में आपको वो जरूर काम दे देते? मेरे को ऐसा कुछ है फीलिंग्स कि ही इज सच ए नाइस मैन, वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। अच्छा विजय, आपने बताया कि जब फिल्म देखी हीरा पन्ना और सोचा कि मैं हीरो बन जाऊं और मुझे भी इतने लोग पसंद करें, देखें, और फिर साथ ही आपको शर्म भी आ रही थी कि मैं कैसे एक्टिंग सीखूं, कैसे अपने घर वालों को कहूं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। और तीसरी बात ये कि आपके फादर एजुकेशन में थे और लेक्चरर, तो क्या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिली या उन्होंने कहा कि बैठ जाओ घर में, कोई ज़रूरत नहीं है हीरो वीरो बनने की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और वैसे तो ये था कि मेरे जो फादर हैं बहुत ही लिबरल माइंडेड के तरह के पर्सन हैं। तो उन्होंने कहा भाई जैसा तुम चाहते हो, अगर आपको एक्टर बनने का शौक है तो गो हैड, जितना भी मेरे से होगा मैं बैक करूंगा।
तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन साथ में मदर का ये भी था कि भाई अगर ये कुछ ना बन पाया तो डिसहार्टेड हो जाएगा, फिर क्या करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेट हिम ट्राई, देखो क्या होता है। तो ऐसे ही मुझे एक वाकया याद है, मैं अंगूर की शूटिंग चल रही थी, अमर शर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे और गुलजार साहब डायरेक्टर थे। संजीव कुमार साहब बैठे हुए थे, तो लंच चल रहा था और मैं भी बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा, बातें होगी कि भाई मैं इंग्लैंड से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या करने आया। तो मैंने कहा कि मैं भी एक कुछ छोटा सा एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने लगे कुछ हुआ। तो मैंने कहा जी अभी स्ट्रगल जारी है। तो कहने लगे कीप इट अप, स्ट्रगल छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दी तो फिर तो वहीं के वहीं रह जाओगे, अगर करते रहोगे कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिलेगा, कोई ना कोई काम जरूर देगा। तो आज तक मुझे उनकी वो बात याद है और मैं स्टिल इतने प्रोमिसेस के बाद लोगों ने जो मुझसे किए और ब्रेक भी किए, मैं फिर भी अपना जो हार्ट है वो वीक नहीं होने देता। लेकिन एक फिल्म में आपको छोटा सा रोल मिला, रोटी की कीमत। मैंने रोटी की कीमत में काम किया, वो थी रोहिताशा मूवीज, उसके प्रोड्यूसर हैं सुरेश ग्रोवर साहब। और वैसे वो मुझे मिले इधर बर्मिंघम में ही थे 1984 में, जब एक फिल्म बन रही थी तकदीर के रंग। तो उसमें वो भी फिल्म में थे। वो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे काफ़ी क्लोज आ गए जब वो फिल्म बन रही थी। तो 1986 में मैं जब इंडिया गया तो वो प्यार के काबिल ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ बना रहे थे। तो वही सेम कि भाई इस फिल्म की कास्टिंग हो गई है तो अगली फिल्म में ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो उन दिनों मुझे एक और वारिस साहब थे, उनकी बेसहारा चल रही थी, उन्होंने भी यही प्रॉमिस किया। तो मैं फिर वापस आना पड़ा मुझे कुछ हेल्थ की वजह से। लेकिन 88 में उन्होंने वो अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा किया, चाहे वो छोटा रोल था। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर सुरेश ग्रोवर। उनकी लेटली बलमा भी अभी आई, तो उन्होंने मुझे रोटी की कीमत में एक छोटा सा रोल दिया। फिर आपने देव साहब की भी तो एक फिल्म में छोटा सा रोल किया। देव साहब की मैंने जब रोटी की कीमत में काम करने गया तो एक उधर ही सुरेश जी ने मुझे, क्योंकि मेरी तमन्ना शुरू से थी कि मैं देव साहब को मिलूं, वो न्यू कमर्स को चांस देते हैं फिल्मों में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। और सच्चे का बोलबाला की शूटिंग कर रहे थे वो महबूब स्टूडियो। तो मेरे आइडियल से तो मैं तो एकदम उनसे मिलकर जैसे वो बेहोश होने वाला हिसाब हो जाता हो गया। तो कहने लगे डोंट वरी, कम टू माय ऑफिस एंड सी मी। तो नेक्स्ट डे मैं उनके ऑफिस में गया तो कहने लगे विजय कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, तुम वापिस जाओ, अभी मेरी सच्चे का बोलबाला चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं वापिस आया तो मैं स्टिल इन टच था ऑन द फोन विद देव साहब एंड मिस्टर सुरेश ग्रोवर एंड ऑल दैट। तो एक दिन देव साहब ने कहा विजय तैयार हो जा, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जा रहा हूं। आपने सोचा वो लॉटरी निकल गई। तो मैंने कहा जी लॉटरी निकल गई मेरी। एक तो वो मेरे आइडियल थे जिनकी मैं फिल्में देखा करता था। तो कहने लगे तू ऐसे कर, दाढ़ी बढ़ा ले और रेडी हो जा, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। अच्छा। एक स्वामी का रोल है फिल्म में, 100 करोड़ फिल्म थी। 100 करोड़। तो उसमें जो है स्विट्जरलैंड में ही काम होगा। तो मैं तो बस ऐसे था कि अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको क्या वो मेरे में फीलिंग्स थी उस वक्त। तो मैं देव साहब के साथ स्विट्जरलैंड में गया और वहाँ मैं 3-4 हफ्ते उनके साथ रहा। फिल्म में मैंने काम भी किया और बस उनको ही देखता रहता था। फिल्म में काम कम और देखता मैं ज़्यादा था कि भाई एक ज़माना था मैं उनकी फिल्में देखा करता था, आज वो मेरे साथ बैठे हैं और मैंने उनके साथ फिल्म में भी काम किया और साथ में प्रोडक्शन में भी उन्होंने मुझे इंचार्ज सा बना दिया कि भाई जिसको जो भी करना है विजय यू डू इट। अच्छा। तो आई वाज रियली प्लीज्ड कि भाई देव साहब इतना मुझे प्यार चाहते हैं। ही इज अ डैशिंग पर्सन। तो अब ये मैं नहीं पूछूंगी कि आपको काम करना उनके साथ कैसा लगा। ऑब्वियसली आपने बताया कि बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। और उसके बाद अभी भी उन्होंने मुझे कहा है कि 100 करोड़ में जो रोल था वो छोटा था, लेकिन अब वो अपनी फिल्म जो नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें भी वो कह रहे थे कि भाई तेरे को डेफिनेटली चांस दूंगा। अच्छा, छोटे रोल की आपने बात की तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रोल्स जब शूट किए जाते हैं उस वक्त तो अबाउट 15-20 दिन का काम होता है। जब फाइनल प्रोजेक्ट या फाइनल फिल्म जब पर्दे पर दिखाई जाती है तो उस वक्त सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का काम होता है। क्या एक्टर ने 1-2 मिनट के ही काम को 15 दिन में किया था या फिर ऐसे होता है कि वो सीन काट दिए जाते हैं? देखिए कभी कभी तो ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर है, कभी कभी तो सीन काट भी दिए जाते हैं। और ये खुशकिस्मती है न्यू कमर्स की अगर उनके सीन रह जाए फिल्म। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अदरवाइज जो न्यू कमर्स है वो किसी को कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल। अगर कोई बड़ा आदमी है उसने उससे काम करवाया है और बाद में काट भी दिया है
तो मैं तो यही कहूँगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने 1981 में सबसे पहले बॉम्बे जाके स्ट्रगल शुरू किया, फिर आते रहे यहाँ, फिर जाते रहे। आप सोचते हैं कि अगर वहीं रहते 81 से तो इन 12 सालों में कुछ ना कुछ तो जितना अब पाया उससे ज़्यादा ही होता? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर जब इंसान आ जाता है और सेटल हो जाता है, उसके लिए इंडिया में जाना और स्ट्रगल करना वो एक थोड़ा बहुत डिफरेंट सा हो जाता है। और ख़ास तौर से जो इंडिया में लोग हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो आपके टुवार्ड्स बदल जाते हैं। वो कहते हैं भाई आप इंग्लैंड से आए हो, ए क्लास कंट्री है, यहाँ क्या करोगे? जो एक्टर्स लोग के पास इधर है वो आपके पास उधर ही है। अच्छा, यहाँ पर भी तो आजकल मेन स्ट्रीम में भी काफ़ी एशियन फैमिलीज दिखाते हैं ड्रामा सीरियल्स वगैरह में, तो आपने यहाँ नहीं ट्राई किया? यहाँ पर मैंने एक इंडियन फिल्म थी उसमें काम किया था। फिल्म का नाम है आज की बीवी जी। और जो कि लोकल ही मर्सी साइड में बनी थी और उसके डायरेक्टर हैं अजय कुमार और राइटर भी वही हैं। नहीं, ये तो एशियन प्रोडक्शन की बात होगी ना? हाँ जी। तो मेन स्ट्रीम में भी? मेन स्ट्रीम में जैसा मैंने कोरोनेशन स्ट्रीट में जो इनका सोप है और ब्रुक साइड जो हमारे लिवरपूल में ही बनती है, उनको भी अप्रोच किया तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई पहली बात तो ये है सरिता जी कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड है इधर। उनको अगर फिल्म्स में काम देंगे तो ऐसा ही देंगे जैसे कि शॉपकीपर बना देंगे या कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है वैसा रोल देंगे। तो बहुत वो जो है रोल्स जो हैं जो पार्ट है फिल्म में बहुत कम किस्म के हैं। नहीं, वैसे अब तो चेंजेस हो गई हैं, अब तो हमारे एशियंस को काफ़ी अच्छे अच्छे रोल। उसमें मैं यही कहूँगा कि एक और है कि आपको इधर एक्विटी का मेंबर जो है जी वो भी होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रगल भी किया बनने की। तो अगर आप एक्विटी के मेंबर नहीं है, ये कैश 22 है, अगर आपके पास काम है तो आप एक्विटी के मेंबर है, अगर आपके पास एक्विटी है तो काम मिलेगा। बिल्कुल। तो जिस स्कूल से आपने एक्टिंग कोर्स किया, क्या उन्होंने भी आपको एनकरेजमेंट दी? क्या they are agents as well, they are sort of your agents, so did they try to get you work? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ खास नहीं जो उन्होंने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया हो, लेकिन हाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। Anyway, विजय, मेरी सभी जो नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं आपके साथ हैं और मैं चाहूँगी कि ये जो स्ट्रगल आप चाहते हैं कि हमेशा जारी ही रहे, तो एक बार फिर जाइए बॉम्बे और अपनी किस्मत को आजमाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और अब इससे पहले कि अगली मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं जो हैं रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट ललिता गौतम,